देखिए, अकृत्य विधि में सामान्यतः प्रतिवादी अपने दायित्व किए गए अकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। किंतु विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं जब अकृत्य न्यायोचित या क्षम्य होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे समय भी आ जाते हैं जिसमें जो आप अकृत्य किए हैं उसके लिए आपको माफी भी मिल सकती है। उस स्थिति में प्रतिवादी अपने अकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता। इसी परिस्थिति को हम अकृत्य के अपवाद या प्रतिवाद या सामान्य अपवाद कह सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये सामान्य अपवाद जो होता है ना, उसको साधारण बचाव के रूप में भी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आप अपवाद के नाम से ही जाने, साधारण बचाव के नाम से भी जानते होंगे इसको। तो इसमें जो सबसे पहला है, देखिए इसका जो सामान्य अपवाद है ना, वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है विशेष अपवाद होता है, और दूसरा होता है सामान्य अपवाद। तो ये जो विशेष अपवाद है, ये कैसे टाइप के अपवाद होते हैं? ये इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना, संसदीय विशेषाधिकार है ना। आप इसको अच्छे से समझिएगा कि ये क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार। इसमें ना संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को सदन में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना। कोई भी सांसद जो है वो संसद में विधान मंडल में अपना जो विचार है व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति दे सकता है। इसके लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता को थोड़ा प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी हमें विधि द्वारा क्या मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। परंतु ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, जिसमें ना अभिव्यक्ति संसद लोगों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कहाँ? सदन में। इसके लिए आप अकृत्य विधि के अंतर्गत इनके विरुद्ध वाद नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ही प्रतिबंध किया गया है, पूरा नहीं है। बाकी जो अन्य हैं वो किस में आते हैं? सामान्य अपवाद में आते हैं। ठीक। तो सामान्य अपवाद क्या है? हमें विशेष अपवाद नहीं पढ़ना है, केवल जानकारी जानकारी के लिए याद रखना है कि विशेष अपवाद भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है विशेष अपवाद, उसका उदाहरण आप समझेंगे संसदीय विशेषाधिकार से। और जो ये सामान्य अपवाद है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखते हैं हम। पहला तो है आपका वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं वादी की सम्मति या वादी की सहमति। ठीक। दूसरा है आपका कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये होता है आपका योगदायी उपेक्षा। तीसरा जो है इसमें प्लेंटिफ रॉन्गड्यूर। इसका मतलब होता है वादी स्वयं अपकारी। चौथा है आपका इन्वेंटिबल एक्सीडेंट, अवश्यंभावी दुर्घटना। हिंदी में इसका मतलब है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी कई बार पूछ दिया जाता है, हिंदी नहीं बताया जाता है। और बच्चे ना इसको नहीं बना पाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम नहीं जानते हैं, है ना। अब लॉ के स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन कर चुके हो, तो कम से कम इतना तो इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। फिर आगे देखिएगा, ये जो पांचवा है एक्ट ऑफ गॉड, ये होता है दैवकृत्य। छठवा है आपका प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा।
सातवां है आपका मिस्टेक, भूल। आठवां है आपका नेसेसिटी और पब्लिक गुड्स, आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित। नौवां है आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सांविधिक प्राधिकार। और 10वां इसमें है आपका एक्ट कॉजिंग लाइट हार्म, कम हानि वाले कृत्य। देखिए, तो इसका जो सामान्य अपवाद है 10 प्रकार का है। पहला आपको समझना पड़ेगा वादी की सम्मति, योगदायी उपेक्षा, वादी स्वयं अपकारी, अवश्यम भावी दुर्घटना, दैव कृत्य, प्राइवेट प्रतिरक्षा, भूल, आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित, सांविधिक प्राधिकार, कम हानि वाले कृत्य। ये 10 प्रकार के जो हैं, है ना, इसको आपको अभी समझना है। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में। ये क्या होता है, ये एक सूत्र है ना। ये जो सूत्र है आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है समझाइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका मतलब होता है वादी की सम्मति। अब वादी की सम्मति का मतलब क्या है, क्या समझोगे कि जब कोई कार्य सहमति से किया जाए और उसमें हानि हो जाए, इसे विधिक क्षति नहीं माना जाता। यानी कि अगर उसमें वादी की सहमति है, वो जानता है कि उसमें उसको हानि हो सकती है, फिर भी वो उसके लिए अपनी सम्मति या सहमति दे देता है, तो उसके लिए विधिक क्षति नहीं मानी जाएगी और कार्यवाही भी नहीं की जा सकेगी। अन्य शब्दों में यदि हानि स्वेच्छा से उठाई गई हो तो उसे विधिक क्षति नहीं होती, अतः वाद नहीं लाया जा सकता, ये कहा जा सकता है। तो अगर वादी ने स्वयं किसी कृत्य को करने के लिए सहमति दी हो, यह प्रतिवादी के लिए अच्छी प्रतिरक्षा है। सम्मति अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकती है, परंतु यह आवश्यक है कि सम्मति स्वतंत्र हो। अब देखिए, सम्मति या सहमति जो है, वो आप क्या समझते हो उससे, ये पढ़ चुके होगे ना। इसके लिए ये है कि वो किस कैसे ना प्राप्त हुई, उत्पीड़न द्वारा, असम्यक असर, मिथ्या विद्वेषण, कपट और भूल। अगर इन चीजों के अधीन दी गई है तो वो सम्मति नहीं कहलाएगी, है ना। अगर इसके अधीन दी जाती है तो वो क्या कहलाएगा, अगर उत्पीड़न, असम्यक असर, मिथ्या विद्वेषण, कपट और भूल के अधीन दी जाती है ना, तो वो स्वेच्छा से सहमति नहीं कहलाएगी। अगर इसके अधीन नहीं दी जाती है, यानी कि ये सब नहीं होते हैं उसमें, है ना, वो केवल अपने मन से करता है ना, तो वो सहमति कहलाती है। तो अपकृत्य विधि में इसका क्या मतलब है, सहमति, सम्मति, है ना। इसमें अपकृत्य विधि में क्या होता है कि आप कुछ गलती कर देते हैं या आपसे कुछ अकृत्य हो जाता है, उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति देना पड़ता है ना। पर ये एक अपवाद है कि अगर वादी की सम्मति होती है तो उसके लिए आप क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी के संबंध में देखा जाए तो ये जो केस है हाल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का 1932 का, तो इसमें जो वादी होता है वो मोटर प्रतियोगिता देखता रहता है ना। जैसे हम लोग जाते हैं ना सर्कस वगैरह में कि मोटर प्रतियोगिता से जो कुएं में घूमता है, वैसे ही टाइप का कुछ रहता है, वो प्रतियोगिता देखता है जिसे
प्रतिवादी ब्रुकलैंड ने आयोजित किया था। तो ये जो ब्रुकलैंड है ये होता है आपका प्रतिवादी, ये हॉल जो है वादी है, तो ये प्रतिवादी। अचानक दो मोटर कारों में भिड़ंत हो गई और उसमें से एक मोटर कार दर्शकों पर उछलकर आ गई और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। वादी द्वारा वाद लाया गया जिसमें यह निर्णय दिया गया कि वादी ने खतरा स्वयं उठाया था, उसकी विवक्षित सहमति थी क्योंकि इसमें ऐसा खतरा था जिसका पूर्वानुमान किया जा सकता था, अतः प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। अब इसको सामान्य शब्दों में अगर आप ये समझेंगे कि ये जो वादी हॉल है ना, ये कहाँ जाता है आपका मोटर रेसिंग क्लब में, एक दौड़, मोटर दौड़ देखने के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो दो गाड़ी रहती है जो घूमते रहती है वो उछल के दर्शकों के बीच में चली जाती है, और वो दर्शक कौन रहता है, वो वादी रहता है, हॉल रहता है। तो उसको क्या होता है, क्षति हो जाती है कुछ, मान लो हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब उसको क्षति होती है तो वो क्या करता है कि वो प्रतिवादी के विरुद्ध क्या करता है, वाद लाता है, कहता है कि क्षतिपूर्ति चाहिए मुझे। तो प्रतिवादी क्या कहता है कि वादी ने अपनी सहमति या सम्मति दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि उसका जो लॉटरी का टिकट रहता है ना, उसमें सारे शर्त और जो सावधानी रहती है ना वो पीछे में लिखी रहती है। तो कोई भी व्यक्ति जब टिकट खरीदता है तो उसको पढ़ता है, शायद नहीं भी पढ़ता होगा, पर ये माना जाता है कि आप उसको अगर खरीदे हो तो आप उसको पढ़ चुके हो, है ना। तो प्रतिवादी का यही कहना रहता है कि लॉटरी के टिकट्स में जो नियम रहते हैं, नियम, है ना, नियम शर्त सावधानी जो भी लिखा रहता है उसमें वो वादी द्वारा पढ़ा जा चुका है और उसके द्वारा सहमति दी जा चुकी है कि वो उसके लिए तैयार है। इसीलिए प्रतिवादी को उत्तरदायी यहाँ पे नहीं ठहराया जाता। ये केस समझ में आया आपको? आगे बढ़े? ठीक है, आगे देखिए इसमें, ये जो आपका है पद्मावती वर्सेस दुग्ध नायका, ये केस है आपका 1775 का केस है। इस मामले में क्या होता है कि जब वाहन चालक पेट्रोल लेने के लिए जीप ले जा रहा था, तब दो अजनबी व्यक्ति उसमें स्वेच्छा से बैठ गए। रास्ते में अचानक एक्सल में लगा बोल्ट निकल जाने से जीप उलट गई। परिणाम स्वरूप वे दोनों व्यक्ति जीप से बाहर आ गिरे और उनमें से एक की मृत्यु हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस घटना के लिए न तो जीप के चालक को दोषी माना और न ही जीप के स्वामी को। क्यों? क्योंकि पहले दृष्टिया में मामले में ये क्या लगता है कि ये दुर्घटना थी, और दूसरा ये बोल सकते हैं इसमें बोला गया कि जो व्यक्ति थे वे स्वेच्छा से बैठे थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया, आप अपनी सहमति से उस जीप में बैठे थे, स्वेच्छा आया है ना। तो हम पढ़ भी क्या रहे हैं, वादी की सम्मति। तो यहाँ पे जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई उसकी भी सहमति थी, सम्मति थी कि वो उस जीप में बैठे, भले ही वो जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें वादी की कोई गलती नहीं थी। अब आगे देखिएगा, जो सम्मति है, नॉन, है ना, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये जो सूत्र है ना, इसका जो सूत्र है आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या चीज मायने रखता है। सबसे पहला रहता है कि सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि असम्यक असर, पीड़न, कपट, भूल के द्वारा नहीं दी होनी चाहिए, ये वहीं पे यहीं पे आएगा। ठीक है, स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरा जो आपका है कि केवल ज्ञान होने का अर्थ सम्मति नहीं है, यानी कि वाला जो केस है जिसमें लॉटरी टिकट खरीदता है, सॉरी, मोटर गाड़ी
की प्रतियोगिता देखने के लिए जाता है, उसमें भी ये हो सकता है, इसमें भी यहाँ पे बैठेगा कि जरूरी नहीं है कि जो वादी है उसको ये, मतलब वो जो टिकट के पीछे जो नियम लिखा था वो उसको पढ़ा हो, है ना। तो यहाँ पे ये शर्त होना चाहिए, ये शर्त है इसका कि केवल ज्ञान होने का अर्थ सम्मति नहीं है। और तीसरा जो है, कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए। तो अब देखिए, सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए वाला जो केस वाला जो शर्त है, उसके लिए जो केस है वो क्या है। पहला तो आपका ये देखिएगा, इसमें आर बनाम विलियम्स 1942 का केस है। ठीक है, आर बनाम विलियम्स का केस जो है वो स्वतंत्र सहमति के लिए बहुत ही मायने रखता है ना। ये वाला जो केस है वो पूछा जाता है, आर बनाम विलियम्स का केस। तो ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए, इसमें जो है, एक संगीत शिक्षक ने अपनी 16 वर्षीय शिक्षा के साथ शिष्य के साथ यह कहते हुए संभोग किया कि ऐसा किया जाना उसकी आवाज को सुधारने के लिए आवश्यक है। तो न्यायालय ने इसे बलात्कार नहीं माना, क्योंकि वह लड़की यह नहीं जानती थी कि उसके साथ बलात्कार किया जाएगा। यह कार्य की, दूसरा ये है कि वह कार्य की प्रकृति को भी नहीं जानती थी। और तीसरा ये है कि वह इस भ्रम में रही थी कि संगीत शिक्षक आवाज सुधारने के लिए कोई ऑपरेशन करना चाहता है। तो ये जो केस है आपका, है ना, ये एक संगीत शिक्षक के बारे में है, जो अपने शिष्य के साथ में ना बलात्कार किया रहता है, और लड़की उसके बारे में नहीं जानती। तो वो नहीं जानती है ना, उसको ज्ञान ही नहीं होता है, उसके लिए वो सहमति दे देती है। क्या के लिए सहमति देती है? बलात्कार के लिए नहीं, वो अपनी आवाज सुधारने के लिए सहमति देती है। उसको उसको ये थोड़ी ना पता रहता है कि वो गलत काम करने वाला है ना। तो यहाँ पे उसकी सहमति को नहीं माना जाता है। तो न्यायालय क्या बोलता है, न्यायालय ने उक्त परिस्थिति में इससे बालिका की स्वतंत्र सहमति नहीं माना। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, इसमें लड़की अगर केस दायर करी थी तो वो इसमें सफल भी हो गई। दूसरा जो है आपका, केवल ज्ञान होने का अर्थ सम्मति नहीं है ना। तो इसका जो केस है, स्मिथ वर्सेस बेकर का जो मामला है, इसमें क्या होता है आपका कि वादी प्रतिवादी के पास चट्टान में छेद करने के लिए नियोजित था। काटे गए पत्थर एक क्रेन द्वारा उठाए जाते थे, जो वादी के सिर के ऊपर से होकर गुजरते थे। एक दिन क्रेन से पत्थर वादी के सिर पर गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्णय दिया कि वादी को खतरे का ज्ञान था, लेकिन उसने सम्मति नहीं दी थी। अतः प्रतिवादी का यह उत्तरदायित्व है कि वादी को प्रतिकर का भुगतान करे। ठीक, अब आगे का केस देखिए, डॉन बनाम हैमिल्टन 1935 का केस। इस मामले में क्या होता है कि जो वादनी रहती है ना, वादनी ने उस कार में यात्रा की जिसका ड्राइवर शराब पिए हुए था। ड्राइवर की उपेक्षा के कारण दुर्घटनाग्रस्त जो कार थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वादनी को चोट आ गई। वादिनी ने वाद पेश किया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि वादिनी की सम्मति थी। हाउस ऑफ लॉर्ड ने सम्मति का जो तर्क था उसको खारिज कर दिया और प्रतिवादिनी को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए हकदार होना अभिनिर्धारित किया। यानी कि जो वादनी थी वो उसमें सफल हो गई। अब देखिएगा इसमें तीसरा पॉइंट, कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए। तो कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए का मतलब ये होता है इसमें कि अवैध कार्य को करने की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा और इसे प्रतिवादी
सॉरी, प्रतिवाद में नहीं लिया जा सकेगा। जिस कार्य जिस कार्य के सहमत जिस कार्य के लिए सहमति दी जा रही है वह विधि मान्य होना चाहिए और वह रीति भी विधि मान्य होनी चाहिए जिस रीति से वह कार्य किया जाना है। तो इसका जो केस है आपका हेंस वर्सेस हरवुड का मामला है 1935 का। इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी के सेवक ने दो घोड़ा गाड़ी को एक गली में खड़ा किया और कहीं चला गया। एक लड़के ने घोड़े पर पत्थर फेंका जिससे घोड़ा बिदक कर दौड़ने लग गया और सड़क पर गुजरने वाले बच्चे और महिलाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। वादी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को जोखिम में डालकर घोड़े को काबू में किया, लेकिन इसमें उसे क्षतियां आ गई। चूंकि यह बचाव का मामला था, पुलिस कांस्टेबल की सहमति होने को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और उसे उपचार का हकदार माना गया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया सूत्र ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। उपरोक्त सिद्धांत संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में भी लागू होता है, किंतु यदि घोड़े से किसी को कोई खतरा नहीं हो तो फिर उसको उनको रोकने में हुई जो क्षति है उसके लिए उपचार प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो ये जो कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए के मामले में, मतलब इसका जो एक वो है बचाव के मामले में, है ना, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जो सूत्र है उसका ये अपवाद है, जो अभी आप केस समझे हेंस बनाम हॉरवुड का। आगे इसका सेकंड देखिएगा अपवाद जो है योगदायी उपेक्षा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है? योगदायी उपेक्षा से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को हानि हुई है वह स्वयं ही उपेक्षा का दोषी है और उसने स्वयं भी हानि में कुछ योगदान दिया है ना, यानी कि वादी और प्रतिवादी दोनों का इसमें योगदान रहता है, कुछ ना कुछ योगदान माना जाता है। यदि प्रतिवादी की उपेक्षा अथवा दोषपूर्ण कार्य के साथ साथ वादी की वादी की भी कुछ असावधानी सम्मिलित हो तो वादी योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा। योगदायी उपेक्षा का बचाव लेने वाले को यह सिद्ध करना होता है कि वादी ने स्वयं को बचाने के लिए युक्तियुक्त सावधानी नहीं बरती। ठीक है, तो इसमें क्या साबित करना पड़ता है? वादी को अपने आप को बचाने के लिए ये साबित करना पड़ता है, सॉरी, प्रतिवादी ये साबित करेगा कि वादी ने अपने आप को बचाने के लिए कोई युक्तियुक्त सावधानी नहीं बरती है। ठीक, तो इसका जो केस है आपका हैरिस वर्सेस टोरेंडो ट्रांजेक्शन कमीशन का, ये आपका 1968 का केस है। तो ये जो मामला था कनाडा के उच्चतम न्यायालय में इसका निर्णय दिया गया था, क्योंकि चेतावनी के बावजूद बस में से हाथ बाहर निकाला था उसके कारण उसको क्षति हो जाती है। तो वो अपने अपने ही गलती के कारण, है ना, यहाँ पे उसकी भी गलती रहती है वादी की, क्योंकि वो बस से हाथ निकाले रहता है, तो वो योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाता है। योगदायी उपेक्षा के संबंध में ये जो बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का मामला है 1809 का, ये क्या है? ये आईएमपी है, इसको अच्छे से समझिएगा। आईएमपी बोलने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, ये केस बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो इस मामले में क्या होता है कि प्रतिवादी ने रास्ते में बल्ली गाड़कर दोषपूर्ण अवरोध कर दिया कि ये जो रास्ता है यहाँ पे ये एक बल्ली खड़े कर देता है। तो जो वहां से जो वादी जाते रहता है वो धुंधले प्रकाश में घोड़े पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं और बल्ली से टकराकर गिर जाता है, उसको क्षति होती है। वादी यदि युक्तियुक्त रूप से सावधान होता तो 100 गज की दूरी से भी बल्ली को देख सकता था। अगर देखो यहाँ पे वादी की गलती को ये बताया जा रहा है कि वादी देखो अगर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाता रहता तो वो दूर से भी इस बल्ली को देख लेता,
है ना, दूर से भी बल्ली को देख लेता और वो क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के या अपने आप को बचाते ही वो निकल जाता। पर यहाँ पे क्या था कि वादी भी खुद असावधान था या असावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, वादी की भी असावधानी हुई, यहाँ पे प्रतिवादी की तो हुई भाई, क्योंकि ये तो बल्ली गाड़ दिया रास्ते में, तो उसकी तो गलती है ही है, वादी की भी गलती हुई। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी कार्यवाही करने का हकदार नहीं है। देखो, यहाँ पे जो वादी की गलती है वो पकड़ा गई और न्यायालय ने ये कहा कि वादी स्वयं क्या है, असावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहा था, है ना। तो उसको क्या है, उसको ये कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यदि वह स्वयं सावधानी बरतता तो दुर्घटना से बच जाता। इसके जो न्यायाधीश थे उनका नाम है लॉर्ड एलन बोरो, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलन बोरो ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गलती पर हो तो इस कारण अन्य व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए सावधानी बरतने के कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते। इस नियम के कारण वादी की थोड़ी सी भी असावधानी, है ना, अब क्या हुआ कि वादी बेचारा क्षतिपूर्ति लेने गया था पर न्यायालय ने क्या बोला कि तुम्हारी ही गलती है। तो इसके बाद क्या होता है कि एक नया सिद्धांत यहाँ पे दिया जाता है कि अंतिम अवसर का सिद्धांत। हमेशा क्या होता था कि वादी इससे चूक जाता था ना, आप केस करने जाते, अगर वहां पे आपकी गलती पता चलती तो आप केस के लिए हकदारी नहीं माने जाती। तो उसके बाद न्यायाधीशों ने क्या किया कि अंतिम अवसर का सिद्धांत लाया, द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल्स के नाम से, है ना। तो इसमें क्या होता है, अंतिम अवसर अवसर का सिद्धांत क्या होता है कि जब दो व्यक्ति उपेक्षा के लिए दोषी हो तब वह व्यक्ति हानि के लिए दायित्वाधीन ठहराया जाता है, जिसे सामान्य सावधानी बरतकर दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्राप्त था। इस नियम को अंतिम अवसर का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर दोनों वादी और प्रतिवादियों का उसमें जो गलती है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि अंतिम में यानी कि आखिरी में किसके पास अवसर था कि वो अपनी गलती को सुधार के क्षतिग्रस्त होने से वो बच सकता था, है ना। तो इसी को कहा जाता है, मतलब अपना जो लास्ट में जो गलती होने वाला रहता है उस किसी का भी हो, चाहे वादी का हो चाहे प्रतिवादी का हो, है ना। तो किसके पास अंतिम अवसर है उसको उस दुर्घटना को टाल देने का। ठीक, इसके संबंध में जो केस है आपका, ये है, ये जो है आपका डेविस वर्सेस मान का केस, है ना, डेविस वर्सेस मान का केस। इसको क्या केस के नाम से जाना जाता है, गधे वाला केस, है ना, गधे वाला मामला के नाम से जाता है। कुछ कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिसके ना शॉर्टकट याद रख लोगे तो नाम भी याद आ जाते हैं। तो ऐसे ही शॉर्टकट है इसका, डेविस बनाम मान, यानी कि गधे वाला केस अगर बोला जाएगा तो क्या नाम बताओगे आप, डेविस वर्सेस मान का केस, 1882 का मामला है। इसमें क्या हुआ रहता है कि वादी ने अपने गधे के आगे वाले पैरों को बांधकर एक सकरे राजमार्ग पर छोड़ दिया। ठीक, प्रतिवादी अपना अपना सॉरी प्रतिवादी अपने घोड़े गाड़ी पर तीव्र गति से आया, बहुत तेजी चल रहा था वो। उसकी असावधानी के कारण घोड़ा गाड़ी गधे पर चढ़ गई और गधा मर गया। वादी स्वयं की उपेक्षा के बावजूद क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सफल हो गया, क्योंकि दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्रतिवादी के पास था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रेडले बनाम L&N रेलवे के वाद में भी इसी को अनुमोदित किया था। यानी कि आप समझिए कि डेविस वर्सेस मान के केस में क्या होता है कि जो वादी था उसका गधा मरा, किसकी गलती से मरा, वादी की स्वयं की गलती से मरा। पैर को बांधने के बाद गधा कैसे सड़क में चलेगा, अपने आप को तो वो स्वयं बचा भी नहीं पाएगा। तो इसमें वादी की गलती रहती है, परंतु यहाँ पे क्या देखा जाता है, अंतिम अवसर का सिद्धांत किसके पास था,
अब गधा तो अपने आप को बचा नहीं सकता, वादी तो वहां पे था ही नहीं। तो प्रतिवादी की जिम्मेदारी थी ना भाई कि वो उसको देखे और सड़क से थोड़ा सा दूर से चले। वो गधे को बचाते हुए निकल सकता था, पर वो क्या था, खुद ही असावधानी असावधानी से गाड़ी चला रहा था। तो वो गधे को ठोक देता है और वो मर जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रतिवादी है वो अंतिम अवसर का लाभ नहीं ले पाता है। तो इसके कारण वादी को क्षतिपूर्ति मिल जाती है, भले ही उसकी गलती थी या नहीं थी, ये नहीं देखा जाएगा। इस सिद्धांत के लिए देखा, यहाँ पे ये देखा गया कि अंतिम अवसर का सिद्धांत, मतलब अंतिम अवसर किसके पास था दुर्घटना को रोकने का, वो था आपका प्रतिवादी के पास, जिसने प्रतिवादी ने खुद ही नहीं किया। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया।